Good morning, students. Today we discuss about the certain practical devices which is used in your fan and maximum electrical devices. कई बार आप देखते होंगे पंखा का जो स्पीड है वो कम हो जाता है, और जब वो कम हो जाता है तो पापा खुद या मान लो किसी मिस्त्री को बुलाते हैं, मिस्त्री आता है फटाफट और चढ़ के और उसमें एक बैटरी की तरह देखोगे उसको निकाल देते हैं और नई लगा देते हैं। बैटरी ये पंखा बहुत तेज़ी से घूमने लगता है। कभी सोचा ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चार्ज एक्यूमुलेशन की कैपेसिटी इसकी कम हो गई थी, इसलिए ये कम धीरे धीरे घूमने लग गया था। जैसे ही उसमें हमने दूसरा बैटरी की तरह जो डिवाइस है जिसको हम लोग कहते हैं कंडेंसर, कैपेसिटर, तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये अपने 12th के सेकेंड चैप्टर का पार्ट है, और ये केवल 12th के लिए नहीं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह दोगे आप, नीट दोगे, मेन एग्जाम दोगे, IIT एडवांस दोगे, सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस 100% आते हैं। तो टुडे वी डिस्कस व्हाट इज द कैपेसिटी। व्हाट डू यू मीन कैपेसिटी? कैपेसिटी की ऐसे जनरल बातें करें तो कैपेसिटी का मतलब होता है एक्युमुलेट करना, पावर। तो आखिर उसमें क्या पावर है, वो कितना चार्ज एक्युमुलेट करता है, तो उसके बारे में ही हम आज डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले कैपेसिटी के बारे में। कैपेसिटी से पहले हम एक चीज़ समझ लें कि हमने प्रीवियस चैप्टर में किया था पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज, इसका हमने निकाला था, इसका पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज एट द सरफेस। V हमारा पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट द सरफेस, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ spherical charge ओके। अब ये अपना होता है कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट कि KQ by R, and if we put the value of K, it is 4 by epsilon naught R. In this equation R remains the constant for the given, it is the constant for a given sphere, it never change, because जो भी शेप हम एक बार स्फीयर ले लेंगे तो उसको हम बार बार बढ़ा तो नहीं सकते ना, और जब बढ़ा नहीं सकते तो R तो हमारा कांस्टेंट रह गया। अब हमारे पास क्या बचा? हाउ टू इंक्रीज द पोटेंशियल? बाय इंक्रीज द चार्ज। बाय इंक्रीज द चार्ज इट मीन्स V directly proportional to Q. So if we remove the proportionality sign, then we put the certain constant, and this constant C is equal to Q by V. It means there are the some property, certain property of a sphere, charge sphere, which is the ratio of the charge accumulation upon creating the potential difference. Okay, यानी चार्ज बाई पोटेंशियल का जो एक रेशियो है वो एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटी। इट इज कॉल्ड कैपेसिटी, द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। ओके, सो दिस C is directly proportional to Q. If C is inversely proportional to V, this V is not only the potential, it is the potential difference. It is the potential difference. एक बात बता दूं कि केवल पोटेंशियल का कंसेप्ट नहीं होता, कभी भी जब भी होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब हम किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालते हैं तो वी ऑलवेज कंपेयर द पोटेंशियल, वी टेकन पोटेंशियल एट द इनफाइनाइट, दैट इज जीरो। सो ये एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। सो वी ऑलवेज कंसिडर हियर एज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें क्या है कि यदि मान लो V को डिक्रीज करते हैं तो हमारा C क्या हो जाता है? कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब कैपेसिटी बढ़ गई, कैपेसिटी बढ़ गई तो कैपेसिटी बढ़ने से क्या होगा? चार्ज एक्युमुलेशन भी बढ़ेगा, चार्ज एक्युमुलेशन बढ़ जाएगा आपका।
और जब चार्ज एक्युमुलेशन बढ़ता है तो इसका मतलब है कि उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। तो इससे हमारा बात क्या क्लियर हुआ कि व्हाट इज कैपेसिटी। एक्चुअली कैपेसिटी इज द पावर ऑफ चार्ज एक्युमुलेशन। जैसे हमने कैपेसिटर में बताया, कंडक्शन बताया, क्या किया, वो चार्ज को एक्युमुलेट किया। पंखा पहले धीरे चल रहा था, बाद में उसी चार्ज को सप्लाई कर रहा है, जैसे कि जो फैन है वो बहुत तेजी से घूमने लग जाता है। तो दैट इज दी कैपेसिटी। तो कैपेसिटी को हम लोग अब यहाँ पर डिफाइन कैसे करें। V को मान लें कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 1 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट है। ओके, अब हम यहाँ आते हैं। C इक्वल टू क्या आ गया, Q। इट मीन्स कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, it means capacity of conductor is equal to the charge accumulation, charge accumulate over conductor to produce 1 volt potential difference. So it is the definition of capacity of the conductor is equal to the charge accumulate over the conductor to produce 1 volt potential difference. That is called the capacity. And capacity means any conductor which has capability to accumulate the charge, that is the capacity. Okay, now what will be the unit of this physical quantity? What is the unit of this physical quantity? So unit of capacity in SI system we are taking the farad. So farad, 1 farad is equal to, because C equal to Q by V, so unit of charge is coulomb, and V is 1 coulomb upon 1 volt. Farad is what? 1 coulomb by 1 volt. It means, how can you define the farad? 1 farad is equal to, how to define the farad? 1 farad is equal to the amount of the charge which produce 1 unit potential difference. That is called the 1 farad. Okay. Now, generally farad is not farad is not taken as a unit, because 1 farad capacity is not possible on the earth. Why is it not possible? We discuss later. Okay. So 1 farad, it cannot be taken, so we are taking a smaller units. A smaller unit means, what are the smaller unit of this one? Its the smaller unit is 1 millifarad. 1 millifarad 10 के power minus 3 farad. 1 nanofarad, that is 10 के power minus 9 farad. 1 microfarad, which we have already discussed in the previous chapter, we are taking 1 microfarad. हम लोग प्रीवियस चैप्टर में, पहले वाले चैप्टर में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि माइक्रो क्या होता है, मिली क्या होता है। कि जब हम चार्ज ले रहे थे तो चार्ज में था 1 माइक्रोफैराड, दैट इज 10 के पावर माइनस 6 फैराड. 1 पिकोफैराड, दैट इज 10 के पावर माइनस 12 फैराड. सो
हम लोग हमेशा एक स्मॉलर यूनिट यूज करते हैं क्योंकि 1 फैराड पॉसिबल नहीं होता है लेना। 1 फैराड हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते ये अभी हम एक्सप्लेन करके बताएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि व्हाट इज द कैपेसिटी। कैपेसिटी होता है चार्ज एक्युमुलेशन की प्रॉपर्टी, यानी कितना चार्ज वो एक्युमुलेट करके सप्लाई भी करता है वो, तो कितना एक्युमुलेट करके उसको सप्लाई कर सकता है। ओके, सो कैपेसिटी इज दैट, कैपेसिटी is the of a conductor is equal to the charge accumulate over the conductor produce 1 volt potential difference. Okay, now we find the capacity of a spherical charge conductor. Okay, so now we find the capacity of a spherical charge conductor. Capacity of a spherical charge conductor. ओके, किसी भी स्फेरिकल चार्ज में, चार्ज कंडक्टर में चार्ज एक्युमुलेशन की कितनी कैपेबिलिटी होती है तो वो हमें फाइंड करना है। तो यहां मान लेते हैं आर रेडियस है, आर इज द रेडियस ऑफ sphere and q is the charge given to the sphere, एंड हमें पता है कि ऑलरेडी जो जितने भी चार्ज हैं वो सारे के सारे चार्ज इस सरफेस पे आके एक्युमुलेट हो जाते हैं, सारे के सारे चार्ज सरफेस पे जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्यू चार्ज गिवन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल कितना होगा, V potential at the surface, okay. Now V equal to KQ by R, यहाँ पे हम K की वैल्यू रख दें। K की वैल्यू क्या होती है ऐसा सिस्टम में 4πε0, आपको पता है 4πε0 की वैल्यू 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर ये होता है। और ε0 की वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करें तो ये होता है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर हमने के की वैल्यू रख दी 4πε0 इंटू Q/R, ठीक है। ये आ गया हमारा V का वैल्यू पूरा। ना यहां हमने देखा था कि कैपेसिटी क्या थी, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर कैपेसिटी निकालना है तो कैपेसिटी होती है Q/V। जब हम यहां पे कैपेसिटी की बात करते हैं तो कैपेसिटी Q/V, यहां से हम V को यहां पे ले जाएं और 4πε0R इधर आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 4πε0R। सो इट इज द कैपेसिटी ऑफ एनी स्फेरिकल कंडक्टर 4πε0R, यानी जो कैपेसिटी है वो उसके R पे डिपेंड करेगा, यानी रेडियस पे डिपेंड करता है, ये याद रखना। कई बुक्स में या कई जगह आप इसको देखोगे ये R/K लिखा होता है, तो K की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 4πε0R है। तो समझ में आया ये कि इसकी जो पोटेंशियल है सरफेस पे वो हम प्रीवियस चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुके हैं,
और वो होता है हमारे पास के क्यू बाई आर। तो 1/4 इंटू क्यू बाई आर। तो 1 सी इक्वल टू क्या आएगा, क्यू बाई वी। तो 4 इज इक्वल टू आर बाई के। ओके, तो 1/4 की वैल्यू हम जानते हैं पहले से, 9 इंटू 10⁻⁹। तो एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब लेते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल ले लें इसमें। ये एग्जाम्पल क्या है देखो, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। इफ radius of a sphere, charge sphere, is 12 centimeter, then what is its capacity? What is its capacity? ओके, अब यहां पे देख लो, ये क्वेश्चन है हमारे पास। C इक्वल टू होता है 4/ε0r। ओके, तो C इक्वल टू यहां पे आ जाएगा 4/ε0r। बट 1/4/ε0r की वैल्यू कितनी होती है, के यानी इसको हम लिख सकते हैं r बाई के। तो r बाई के रख दिया हमने यहाँ पर। r की वैल्यू है 12 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, 4/3 इंटू 10⁻⁻11 फैराड। 4/3 को लिख सकते हैं 1.33 इंटू 10⁻⁻11 फैराड। थोड़ा और कन्वर्ट कर लें और इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻12 फैराड। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13.3 पिको फैराड। तो देख लिया अपन ने कि किसी भी स्फीयर की, चार्ज स्फीयर की कैपेसिटी कितनी होती है। जैसे कि एग्जांपल दिया 12 सेंटीमीटर रेडियस है, तो रेडियस की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 रखा। अब इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ गया अपने पास 13.3 पिको फैराड। ठीक है, अब देखिए, अभी अभी हमने चर्चा किया था कि 1 फैराड हम क्यों नहीं ले सकते। बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि 1 फैराड हम क्यों नहीं ले सकते। तो 1 फैराड नहीं लेने का क्या कारण है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इफ वी टेक 1 फैराड कैपेसिटी for capacity of a sphere, a spherical charge, then find its radius। इसकी रेडियस निकाल के चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, 1 फैराड है, 1 फैराड इक्वल टू 4πε0 इंटू आर। इसको हम ऐसे लिख दें, 1/4/ε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू आर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 9 इंटू 10⁻9 मीटर। वाओ, what is the radius? And this radius 1.5 times of the radius of earth. But how can you possible to take in a 1 farad? So 1 farad cannot be taken because if we are taking, यदि मान लो हम 1 फैराड के कोई स्फेरिकल चार्ज लेना भी चाहें तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अर्थ से 1.5 गुना बड़ा उसका तो रेडियस है।
इसलिए 1 फैराड नहीं ले सकते. इट इज नॉट पॉसिबल टू टेकन. इट इज नॉट पॉसिबल. इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक. ओके, सो 1 farad capacity is not possible on earth surface. Okay, that's why we are taking smaller values. आ गई बात समझ में? ठीक है. Now our next topic is, suppose we have a 2 charge sphere. Suppose we have the 2 charge sphere. If we join together, दोनों को एक दूसरे से किसी वायर से जोड़ दें तो उसकी कैपेसिटी, उसकी पोटेंशियल, ठीक है, उसकी एनर्जी किस तरह से चेंज होती है, पहले हम उसकी बात करते हैं. ठीक है, तो दैट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. नेक्स्ट टॉपिक इज, यानी जब भी हम 2 चार्ज स्फीयर को आपस में ज्वाइंट करें तो ज्वाइंट करने पर दोनों में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, क्योंकि उसका पोटेंशियल बदल जाता है. ठीक है, और जहां भी पोटेंशियल चेंज होता है वो आपको पता है, तो वहां पे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा. तो यहां पर नेक्स्ट टॉपिक है अपना रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, पोटेंशियल एंड energy when 2 charged sphere are joined together by means of a wire. By means of wire. Okay, we have to find the expression for the redistribution of charge when the 2 charge sphere are joined together. Suppose we have the 2 charge sphere. One, suppose we have a 1 is there, another charge sphere which radius is, its radius is r1 and its radius is r2. It is r2. Here q1 and it is q2. Okay. In this case, let q1 and q2 are respective charges. Charges of spheres. R1 and R2 are the respective radii of spheres. Okay. Initially they are not joined together. Initially दोनों ज्वाइंट नहीं हो रहे हैं. इसकी कैपेसिटी मान लेते हैं C1, इसकी कैपेसिटी मान लेते हैं C2. इनिशियल पोटेंशियल है V1, ठीक है, और इसका है V2, वेयर V1 ग्रेटर देन V2. ठीक है. Initially we consider V1 and V2 are the initial before joining. It is before joining. Before joining, how much capacity? C1 equal to, am I right? सही है. C1 equal to 4 by epsilon naught R1 and C2 4 by epsilon naught
R2. Okay, and what will be the potential? Potential will be Q by Q1 by C1 and V2 equal to Q2 by C2. Therefore, Q1 is equal to C1 V1 and Q2 equal to C2 V2. Okay, so it is the potential capacity of both sphere before joining, and it is the charge of both sphere before joining. Okay, now when we join both of them, then what happen? क्या होता है यदि हम इसको ज्वाइन करके देखते हैं? तो यहां पर हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये दोनों स्फीयर, इसको मान लो A, इसको मान लेते हैं हम B. अब इसको हमने A और B को ज्वाइन कर दिया. ये हमारा A और ये B, ये हमारा वायर है जिससे हमने इसको ज्वाइंट किया है. ठीक है, ओके. जब हमने इसको ज्वाइंट किया तो इसमें एक ऐसी फिनोमिना होती है जिसको हम कोरिलेट कर सकते हैं. जैसे मान लो एक बड़ी टंकी है, पानी भरी हुई है, एक दूसरी टंकी है जिसमें बहुत लो लेवल तक उसमें पानी भरा हुआ है. दोनों को आपस में ज्वाइंट कर दो, क्या होगा? बड़ी वाली टंकी से पानी छोटी वाली टंकी में आएगा, और कब तक आएगा? जब तक दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाए. यहां भी इसका पोटेंशियल अधिक है, इसका पोटेंशियल कम है. तो जब इसका पोटेंशियल कम है, अधिक है, तो अधिक पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में चार्ज का फ्लो होगा. यहां से चार्ज फ्लो करेगा डेल्टा क्यू. अब क्या होगा? आफ्टर इक्वल, कुछ देर के बाद, जैसे अभी मैंने बताया कि दोनों टंकी में पानी बराबर हो गया, तो अब क्या हुआ? इसी तरह यहां हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक जा रहा है. कब तक जाएगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल कॉमन नहीं हो जाए, इक्वल नहीं हो जाए. तो अब मान लेते हैं ये कॉमन पोटेंशियल हो गया दोनों का. जब कॉमन पोटेंशियल हो गया तो हम क्या देख रहे हैं? ये चार्ज सप्लाई कर रहा है, मतलब इसके पास चार्ज डिक्रीज हो गया. ये चार्ज ऐड कर रहा है, चार्ज ले रहा है, तो इसके पास चार्ज इंक्रीज हो गया. इसका चार्ज कितना रहा? आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, दोनों में चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद एक में चार्ज Q1 डैश है, दूसरे में चार्ज Q2 डैश रह गया. ठीक है, तो हम इसको नोट कर लें. आफ्टर ज्वाइनिंग क्या होता है देख लेते हैं. आफ्टर ज्वाइनिंग, चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल रीजन to lower one until their potential becomes equal. जब तक इसका पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता. लेट V be the कॉमन पोटेंशियल. अब इसमें एक कॉमन पोटेंशियल आ गया ना दोनों में, जो V देखा था अपन ने. इट इज द कॉमन पोटेंशियल. ओके, एंड Q1 एंड Q डैश आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल. मैंने कहा तो पोटेंशियल जब भी सिस्टम में चेंज होता है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है सिस्टम में चार्ज का. बट एक चीज याद रखना, टोटल चार्ज कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि सिस्टम का चार्ज नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली इट डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम
वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो यहाँ पर टोटल चार्ज में कोई चेंज नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल चार्जेस, जो इंडिविजुअल चार्ज होता है वो इंडिविजुअल चार्ज इसमें चेंज हो रहा है। आई बात समझ में? तो इसमें जैसे Q1 डैश एंड Q2 डैश आर द चार्जेस आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन। After redistribution, we get the charges. Then what is the value of Q1 dash? That is the C1 into V. Q2 dash, C2 into V. V is the common potential. Okay? So we get the redistribution of charges here. Now we calculate what will be the common potential. For the common potential, it is for the charge. Now we have to find potential, common potential. How to find it now? Total charge is how much? Total charge equal to Q1 plus Q2 before joining. Before joining. ठीक है? टोटल चार्ज आफ्टर ज्वाइनिंग, हम टोटल चार्ज निकाल लें। टोटल चार्ज आफ्टर ज्वाइनिंग, दैट इज Q1 डैश प्लस Q2 डैश। एम आई राइट? According to the law of conservation of charge, as the law of conservation of charge, net charge Q1 dash plus Q2 dash equal to Q1 plus Q2. Substitute the value of Q1 Q dash, C1V plus C2V equal to C1V1 plus C2V2. So we have the common potential what? C1V1 plus C2V2 divided by C1 plus C2. देखो यहाँ पे क्या है, Q1 डैश की वैल्यू हमने यहाँ से रख दिया, Q2 डैश की वैल्यू हमने यहाँ से रख दिया, ठीक है। Q1 बिफोर ज्वाइनिंग अपन ने निकाला था C1 V1 C2 V2। अब यहाँ से V को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, V C1 प्लस C2, तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। आगे बात समझ में? तो ये हमारा निकल गया कॉमन पोटेंशियल, और इससे हम लोग कॉमन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम वापस से मॉडिफाई कर लेते हैं Q1 डैश। अब Q1 डैश को क्या लिख सकते हैं, C1 इंटू V, देख लो इधर C1 इंटू V। C1 कितना है, इंटू V। Q2 डैश इक्वल टू इंटू V। सो Q1 डैश इंटू Q2 डैश इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। हम लोग इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। Q1 डैश 4 पाई C1 की वैल्यू रख दिया, यहाँ C2 की वैल्यू रखकर डिवाइड करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। तो ये चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला निकल गया। अब हम लेते हैं चार्ज के पोटेंशियल का रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
पोटेंशियल, ये कैसे निकालेंगे? डेल्टा V1 change in potential, increase, decrease in potential, decrease in potential in A, delta V2 increase in potential इन बी। ठीक है, अब हम इसको निकाल रहे हैं डेल V1 और डेल V2। ठीक है, देखिए ये जो हमारा है डेल V1, डेल V1 इज व्हाट? दैट इज ए डिक्रीज। डिक्रीज होना मतलब इनिशियल अधिक है, फाइनल कम है। तो इनिशियल हमारा क्या है? V1 माइनस V। ठीक है, V1 उसका इनिशियल था, बाद में कितना हो गया? V। तो चेंज इन पोटेंशियल, V1 को क्या लिख सकते हैं? Q1 बाई C1, और इसको लिख सकते हैं Q1 डैश बाई C1। Q1 डैश इज द चार्ज आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, Q1 डैश इसका आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे Q1 डैश है रीडिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, अब ये कितना हो गया? Q1 माइनस Q1 डैश अपॉन C1, दैट इज डेल Q1 डैश। डेल Q1 डैश मतलब इतना चार्ज सप्लाई किया ए स्फीयर बी को, तो इतना चार्ज उसमें डिक्रीज हो गया। वेयर डेल्टा Q1 डैश डिक्रीज इन चार्ज during redistribution, charge in A during redistribution. Okay, now we have to find del V2. Del V2 is V2, del V2 it is the increase, it is the increase means final potential must be greater than initial, then we say potential increase। तो यहां जो पहले का पोटेंशियल था उससे पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। इस कितना इंक्रीज हुआ? V2 माइनस V, सॉरी V माइनस V2, सॉरी, इट इज द फाइनल। सो वी गेट Q2 dash upon C2 minus, and it is equal to del Q2 dash, del Q2 dash upon C2, where del Q2 increase in charge, increase of charge in B2 during redistribution, okay, so del Q2, but according to the law of conservation of charge, these two must be equal। जितना चार्ज वो डिक्रीज करता है उतना ही चार्ज वो इंक्रीज कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ चार्ज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बट डेल्टा
Q1 dash must be equal to delta Q2 dash as per the law of conservation of charge. Okay? Then what happened? Then ratio of their potential difference is equal to C2 upon C1. So it is the ratio of C2 upon C1. ठीक है, आगे बात समझ में। तो आज अपन ने देखा कि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में कि चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, पोटेंशियल का रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे हाउ टू चेंज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाउ टू रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बिटवीन देम। तो ये एनर्जी वाले टॉपिक के साथ करेंगे हम कल। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के बारे में करना है, और इस तरह से हम थ्योरेटिकल जो पार्ट है ये 3-4 पार्ट में करके फिर आपको प्रॉब्लम्स, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स जो निट वगैरह में आते हैं इनके, उनके भी अलग से वीडियो देंगे। थैंक यू।